Good morning, students. Continuing with our previous video lecture in which we were discussing about joint performance of joint promises. We had seen three sections in last video: section 40, 41, and 42. Section 40 in the bear. Please see in the bear. Section 40 says that person by whom promise is to be performed. Person by whom promise is to be performed, then section 40 says that the promiser himself must perform the promise, or he may employ a competent person to perform the promise. If the promise is of personal nature, depends on personal qualification, then he cannot employ other person to perform the promise. Section 41 says that if you accept performance from a third person, then you cannot again claim performance from the promiser. कि आप दोबारा परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकते. आपने किसी थर्ड पर्सन से परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस ले लिया है, तो प्रॉमिसी को परफॉर्मेंस मिल गया. अब वो दोबारा ये नहीं कर सकता कि प्रॉमिसर ने पूरा नहीं किया, प्रॉमिसर के बदले उसने किसी दूसरे से उसके बिहाफ पे ले लिया. उसके बाद हम लोगों ने सेक्शन 42 पढ़ा था, डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटी. जॉइंट लायबिलिटी का सक्सेशन का क्या होगा, तो उसमें कहा गया कि अगर जॉइंट प्रोमिसेस हैं, जॉइंट प्रोमिसर्स हैं जिन्होंने जॉइंट प्रॉमिस किया है, तो कोई एक सारे प्रोमिसर की जॉइंट लायबिलिटी है, फिर उसके बाद एक कोई मर जाता है तो उसके बदले उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव रिप्लेस हो जाएंगे, वो बाकी लोगों के साथ मिलकर प्रॉमिस को पूरा करेंगे. दूसरा मर जाएगा तो उसका, लास्ट में अगर सारे प्रॉमिसर मर जाते हैं तो सारे के लीगल रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइंटली मिल करके उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करेंगे. तो ये जॉइंट लायबिलिटी का डिवोल्यूशन होता जाएगा. थोड़ा सा हमने देखा था इसमें कि इंग्लिश लॉ से डिफरेंस है. इसमें इंग्लिश लॉ में कोई एक जॉइंट प्रॉमिसर मर जाता है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव की लायबिलिटी नहीं है, उसकी लायबिलिटी वहीं पे खत्म हो जाती है, बाकी जॉइंट प्रोमिसर उसको मिलकर फुलफिल करते हैं. अब है इसी जॉइंट प्रॉमिस के ही कॉन्टेक्स्ट में एक इंपॉर्टेंट नेक्स्ट सेक्शन है, सेक्शन 43. सेक्शन 43 बेसिकली lays down three rules. If you see the Baer Act, first paragraph of section 43 basically says if there is a joint promise, then the promisee may compel any one of them to perform whole of the promise. If you see the illustration 1, then it will become clear. Illustration, see the Baer Act illustrations means example. Illustration A, it says A, B and C jointly promise to pay D 3,000 rupees. So it is a joint promise कि A, B and C तीन लोग हैं, इन्होंने ज्वाइंटली मिल करके प्रॉमिस किया D को कि हम लोग ज्वाइंटली आपको 3,000 रुपये पे करेंगे. Then illustration further says D may compel, either D बाध्य कर सकता है, कंपेल कर सकता है, फोर्स कर सकता है, either A और B और C. You can compel any one of them, any one of the joint promiser, any one of the joint promiser, whomever he wants. If he want, he can compel either A. If he want, he can ask either B or C to pay him whole of 3,000 rupees. पूरा 3,000 रुपये वो किसी एक से मांग सकता है, unless there is an agreement to the contrary. ठीक है, वही सेक्शन 43 का फर्स्ट पैराग्राफ कहते हैं. इसको मैं पढ़ता हूं. When see your barracks, when two or more persons make a joint promise, दो या दो से अधिक लोगों ने ज्वाइंट प्रॉमिस किया है, द प्रोमिसी, सामने वाला जिसको प्रॉमिस किया गया, में कंपेल एनी वन और मोर, वो बाध्य कर सकता है किसी एक या एक से ज्यादा ज्वाइंट प्रॉमिसर को टू परफॉर्म द होल प्रॉमिस, कि पूरा प्रॉमिस आप खुद पूरा कीजिए, इन द अब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी. अगर कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में कुछ उल्टा लिखा हुआ है, कॉन्ट्ररी लिखा हुआ है, इसके विपरीत अगेंस्ट कोई प्रोविजन है जिसको पार्टीज ने एक्सप्रेसली डायरेक्टली एग्री किया है, तब वो फॉलो होगा. पार्टीज ने अगर एक्सप्रेसली किया है कि नहीं, कि आप किसी एक से पैसा नहीं मांगेंगे तो आपको सबसे मांगना पड़ेगा एक साथ, तब फिर वो सबसे मांगेगा. अदरवाइज जनरल रूल विच इज लेड डाउन इन फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ सेक्शन 43 दैट प्रोमिसी में कंपेल एनी वन ऑफ द ज्वाइंट प्रोमिसर. 3, 4, 5 जितने भी ज्वाइंट प्रोमिसर हैं, सबने मिलकर प्रॉमिस किया किसी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, लेकिन प्रोमिसी चाहे तो किसी एक को फोर्स कर सकता है कि आप पूरा पार्ट अकेले फुलफिल कीजिए. सो बेसिकली इट डील्स विद द राइट ऑफ द प्रोमिसी. व्हाट दिस फर्स्ट पैराग्राफ इज डूइंग, it deals with the right of the promisee. Promisee
नीड नॉट आस्क ईच एंड एवरी वन ऑफ द ज्वाइंट प्रोमिसर फॉर परफॉर्मेंस। उसको सबको पूछने की जरूरत नहीं है, सबको ज्वाइंटली भी कहने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे किसी एक से वो पूरा परफॉर्मेंस क्लेम कर सकता है, ये उसका अधिकार है, ये उसका राइट है। एंड इवन वन ऑफ द ज्वाइंट प्रोमिसर कैन नॉट डिनाई हिज लायबिलिटी। वो ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं दूंगा, ये सब आपने उससे क्यों नहीं मांगा, उससे परफॉर्मेंस क्यों नहीं क्लेम किया, जब उसकी ज्वाइंट लायबिलिटी है। सो इट इज बेसिकली द राइट ऑफ द प्रोमिसी दैट ही मे कंपेल एनी वन। वो अब कोई इंडिविजुअल सिंगल ज्वाइंट प्रोमिसर है तो वो एक पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो किसी एक से क्लेम कर रहा है मीन्स वो पूरे ग्रुप से रिप्रेजेंट करे या किसी एक से करे, वो प्रोमिसी की मर्जी है। क्लियर। इसके बाद सेकेंड पैराग्राफ सेक्शन 43 का कहता है, इट सेज अबाउट राइट ऑफ कंट्रीब्यूशन। राइट ऑफ कंट्रीब्यूशन, ये कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि सपोज इफ आई एम रीडिंग second paragraph, please see your merit. It says each of two or more joint promissors may compel every other joint promissor to contribute equally with himself to the performance of the promise unless a contrary intention appears from the contract. So कहने का मतलब है कि a joint promissor who has been compelled to perform the whole of the promise, जैसे कि हमने फर्स्ट पैराग्राफ में देखा कि जो प्रोमिसी है, जिसको प्रॉमिस किया गया, ए बी और सी तीनों ने मिलकर डी को प्रॉमिस किया कि हम पूरा पैसा देंगे। अब फर्स्ट पैराग्राफ कहता है कि डी जो है वो किसी एक को ही में कंपेल आइदर ए और बी और सी टू पे होल ऑफ द अमाउंट। अब सपोज डी ने ए को कहा कि आप पूरा पैसा दीजिए, तो फर्स्ट पैराग्राफ कहता है कि वो उसको देना पड़ेगा, वो उसको डिनाई नहीं करता है। सो ए पेज होल ऑफ द 3000 रुपीज। देन व्हाट विल हैपन सब्सिक्वेंटली, उसके बाद क्या होगा, तो वो सेकेंड पैराग्राफ कहता है कि ए ने चूंकि पूरे पैसे दे दिए 3000 रुपए जो कि ए बी और सी को मिलके देने थे। देन सेकेंड पैराग्राफ सेज कि द होल ऑफ द अमाउंट विच हैज बीन पेड बाय ए, जो पूरा पार्ट एक ज्वाइंट प्रोमिसर ने फुलफिल किया, वो बाकी दो ज्वाइंट प्रोमिसर से कंट्रीब्यूशन क्लेम कर सकता है। वो उनके आपस के राइट की बात की यहां पे की गई है, द राइट्स इंटर से बिटवीन द ज्वाइंट प्रोमिसर, कि वो आपस में उनका क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है। तो कहा कि एक ने अगर परफॉर्म कर दिया, उसको करना पड़ा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी ज्वाइंट प्रोमिसर्स रिलीज हो गए, उनको कुछ देने की जरूरत नहीं है। कि यहां पे एक ज्वाइंट प्रोमिसर जिसने होल द प्रॉमिस खुद पूरा किया, अकेले पूरा किया, अब उसके राइट की बात करें कि वो बाकी सारे ज्वाइंट प्रोमिसर से कंट्रीब्यूशन क्लेम करेगा, उसके लिए वो इन्फोर्स कर सकता है, उसके लिए सूट फाइल कर सकता है, वो उसका राइट है। कि बाकी जो दो ज्वाइंट प्रोमिसर्स बच गए, अगर तीनों ने मिलकर कहा था कि हम 3000 देंगे, इक्वल शेयर में देंगे, एक को 1000 रुपीज पे करना पड़ा, जबकि एक को 3000 पे करना पड़ा, जबकि तीनों को 1000 पे करना था। तो सिंस ए हैज पेड होल ऑफ द 3000, so he can contribute, he can ask, he can claim 2000 from B and C, 1000 from B or 1000 from C. This is what second paragraph says. It says about right of contribution. Clear hai? And the third law is, third paragraph deals with sharing of deficiency. Sharing of deficiency, sharing of loss बाय डिफॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन। कोई एक ज्वाइंट प्रोमिसर डिफॉल्ट कर देता है कंट्रीब्यूशन में, कोई एक ज्वाइंट प्रोमिसर डिफॉल्ट कर देता है कंट्रीब्यूशन में, देन द रिमेनिंग ज्वाइंट प्रोमिसर्स मस्ट बियर द बर्डन, उनको भार शेयर करना पड़ेगा। कि ए बी और सी हैं ज्वाइंट प्रोमिसर, तीनों ने मिलकर कहा कि हम डी को 3000 रुपए देंगे, ए बी और सी तीनों को 1000 इक्वल शेयर में उन्होंने कहा देंगे, तो ए बी और सी तीनों को 1000 देना था। लेकिन थर्ड पैराग्राफ कहता है कि अगर डिफिशियंसी हो जाती है, कोई डिफॉल्ट हो जाता है, ए के पास मान लीजिए डिफॉल्ट कर देता है, ए पैसे नहीं दे पाता है, ए की एसेट्स इतने नहीं है कि वो लाइबिलिटी को फुलफिल कर पाए, वो 1000 रुपीज दे पाए, तब क्या होगा, जो ए का शेयर है, जो उसने डिफॉल्ट कर दिया कंट्रीब्यूशन में, वो बाकी ज्वाइंट प्रोमिसर शेयर करेंगे। मींस कि बी एंड सी विल पे
अपना 1000 रुपीज तो दोनों देंगे ही, और ए का 1000 रुपीज जो है ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मीन्स बी को 1000 प्लस 500 1500 पे करना पड़ेगा, सी को भी 1000 प्लस 500 1500 पे करना पड़ेगा। दोनों को 1500 रुपए पे करने पड़ेंगे। शेयरिंग ऑफ डिफिशियंसी, जो कमी होगी, जो लॉस होगा, डिफॉल्ट कंट्रीब्यूशन में कोई एक ज्वाइंट प्रोमिसर कर देता है तो बाकी ज्वाइंट प्रोमिसर्स को बर्डन को बियर करना पड़ेगा। सो इफ यू सी इलस्ट्रेशन सी ऑफ सेक्शन 43 इट विल बी वेरी क्लियर। वही एग्जांपल दिया हुआ है, ए बी एंड सी आर अंडर ज्वाइंट प्रॉमिस टू पे डी 3000 रुपीज। सी इज अनेबल टू पे एनीथिंग, सी कुछ पैसा पे नहीं कर पाता है जो कि 1000 रुपीज उसको पे करने थे। एंड ए इज कंपेल्ड टू पे द होल, ए खुद ए को पूरा पे करना पड़ रहा है क्योंकि उसने डी ने उससे मांग लिया, जो कि फर्स्ट पैराग्राफ कहता है कि ए ने 3000 रुपए दिए तो बाकी दो से उसको 1000 क्लेम करने थे, लेकिन सी दे नहीं पाएगा तो क्या होगा, बाकी ए और बी को 1500 पे करने पड़ेंगे। ए ने पहले ही 3000 दे दिया तो ए इज एंटाइटल्ड टू रिसीव 1500 फ्रॉम बी। सो दिस इज व्हाट सेक्शन 53 सेक्शन 43 is in three parts. First paragraph deals with the right of the promisee, that promisee may compel any one of the joint promisor to perform whole of the promise. Second paragraph deals about the right of contribution. If any one of the joint promisor has been compelled to pay whole of the amount, then he may ask for contribution from the other joint promisor. And paragraph 3 says if any one of the joint promisor makes default in the payment, if their loss accrues, then other joint promisors must share the burden. Clear? Next section is section 44. Section 44 basically deals with right of release. Right of release. If the promisee, continuing with our previous this example, A, B and C jointly promise to pay D 3000 rupees, and then section 44 says D may release either A or B or C, कि वो किसी एक को कह सकते हैं कि मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा। he may release either A, कि मैं एक से पैसे नहीं लूंगा, then B and C will jointly have to pay. So heading you will see the Baer Act. The marginal note says effect of release of one joint promisor. एक ज्वाइंट प्रोमिसर को रिलीज कर दिया जाता है तो उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा कि एक ज्वाइंट प्रोमिसर को छोड़ दिया गया तो बाकी ज्वाइंट प्रोमिसर उससे रिलीज नहीं हो जाते हैं, उनको उनकी लायबिलिटी बनी रहेगी। अगर डी ने ए से कह दिया कि मैं आपको रिलीज करता हूं कि आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है, आपको कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने की जरूरत नहीं है, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बी और सी डिस्चार्ज हो जाएंगे, बी और सी को पे करने पड़ेंगे। और साथ ही साथ ये सेक्शन 44 फर्दर कहता है ये बी और ए को डी ने रिलीज कर दिया, ए को डी ने रिलीज कर दिया, लेकिन इनका जो आपस में राइट्स है वो राइट्स एज इट इज बना हुआ है कि बी और सी उस समय तो डी को पे कर देंगे, लेकिन जो ए का शेयर है वो उससे वो बाद में क्लेम करेंगे। सो बेसिकली बात वही हो गई, लेकिन यहाँ पे बेसिकली डी के प्रोमिसी की राइट की बात की गई कि वो चाहे तो छोड़ सकता है कि मैं तुमसे नहीं लूंगा, लेकिन वो एक प्रोमिसर को रिलीज कर देगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी ज्वाइंट प्रोमिसर रिलीज हो जाएंगे, और न ही ज्वाइंट प्रोमिसर का उस जो प्रोमिसर रिलीज हुआ है उसके अगेंस्ट राइट खत्म हो जाए। ये थोड़ा सा इंग्लिश लॉ से डिफरेंट है। इंग्लिश लॉ कहता है, इन इंग्लिश लॉ डिस्चार्ज ऑफ वन ज्वाइंट प्रोमिसर, अगर एक ज्वाइंट प्रोमिसर को रिलीज कर देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं, अमाउंट्स टू डिस्चार्ज ऑफ ऑल, मान लिया जाएगा कि सब सारे लोग डिस्चार्ज हो गए, अनलेस द क्रेडिटर एक्सप्रेसली रिजर्व्स हिज राइट अगेंस्ट देम, उसको क्लियरली अपने राइट को रिजर्व रखना पड़ेगा। अगर एक को उसने रिलीज कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया, तो सारे ज्वाइंट प्रोमिसर डिस्चार्ज हो जाएंगे, अनलेस क्लियरली वो कहता है, अपने पास रिजर्व रखता है, वो सबको बता देता है कि नहीं मैं एक को रिलीज कर रहा हूं बट अदर्स आर नॉट रिलीज। दिस इज इंग्लिश लॉ। बट अंडर इंडियन लॉ, अंडर सेक्शन 44, कि even if one is released does not discharge the other joint promisor or promisers, nor do the joint promisers lose their right against the promisor who has been released to claim their share. So this is what section 44 says. The last section in this group of section is section 45. Section 45, the marginal note of section 45 says devolution of joint rights.
This is correlative of section 42. Section 42, if you see the marginal note of section 42, section 42 says devolution of joint liabilities. Devolution of joint liabilities, and section 45 says devolution of joint rights. Devolution of joint liabilities जो हम लोगों ने सेक्शन 42 में पढ़ा कि मुझे कुछ कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस देना है, ज्वाइंट प्रोमिसर हैं, अगर हम प्रोमिसर हैं ज्वाइंट प्रोमिसर, तो हमको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है, मैंने प्रॉमिस किया है, ये मेरी लायबिलिटी है, ज्वाइंट प्रोमिसर्स की लायबिलिटी है, तो उसका सक्सेशन कैसे होगा कि कोई एक प्रोमिसर मर जाता है तो उसके बदले उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा, इस तरह सक्सेशन होता जाएगा, सारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिलकर परफॉर्मेंस देंगे। जस्ट वैसा ही सेक्शन 45 है, डिवोल्यूशन ऑफ ज्वाइंट राइट की बात की गई है कि अगर राइट कब होगा, जब परफॉर्मेंस क्लेम करने की बात है, कि अगर प्रोमिसी 2 या 2 से अधिक हैं, कि मैंने सपोज मैंने ए ने प्रॉमिस किया कि बी सी डी 3 लोग हैं, तीनों को मैं ज्वाइंट पार्टीज हैं, तीनों को मैंने प्रॉमिस किया कि मैं आप लोगों को 10,000 रुपीज पे करूंगा ज्वाइंटली। अब यहां पे क्या है, बी सी डी तीनों का मेरे अगेंस्ट ज्वाइंट राइट है वो पैसा लेने का, वो कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस क्लेम करने का। अब ये सेक्शन 45 कहता है कि अगर ए सपोज वन ऑफ द ज्वाइंट प्रोमिसी डाइज, सपोज ए डाइज, सपोज ए इज द प्रोमिसर, बी सी डी एंड आर द प्रोमिसी, सपोज बी डाइज, अगर बी मर जाता है तो क्या होगा, क्या उसका राइट खत्म हो जाएगा? तो नहीं, उसका राइट खत्म नहीं होगा, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव बी की जगह आ जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे, उसके बी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव प्लस सी एंड डी, दे विल क्लेम परफॉर्मेंस, उनका परफॉर्मेंस क्लेम करने का राइट है। सिमिलरली सी के अगर डाई सी, इफ सी डाइज देन इन प्लेस ऑफ सी हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल कम, सो द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बी प्लस लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सी प्लस डी will claim the performance of the promise, and if D also dies, then all the joint survivor, the legal representatives, all the legal representatives jointly will claim, they jointly have the right to claim performance of the promise. तो यहाँ पे राइट की बात की गई है, जस्ट सिमिलर प्रोविजन है। सेक्शन 42 लायबिलिटी की बात करता है, सेक्शन 45 राइट की बात करता है। सेक्शन 42 ड्यूटी की बात करता है कि कुछ परफॉर्म करना है तो सबको मिलके करना पड़ेगा, किसी एक के मरने के बाद उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिलके पूरा करेंगे बाकी लोगों के साथ, उनकी ड्यूटी है पूरा करना। उसी तरह सेक्शन 45 राइट की बात करता है, सेक्शन 45 राइट की बात करता है, कुछ लेने का राइट है, परफॉर्मेंस क्लेम करने का राइट है, तो कोई ज्वाइंट प्रोमिसर्स का या प्रोमिसी हैं तो उनका अगर लेने का राइट है, तो कोई एक मर जाता है परफॉर्मेंस के पहले तो उसका राइट खत्म नहीं हो जाता, उसकी जगह उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और सारे ज्वाइंट प्रोमिसर्स मर जाते हैं तो सारे ज्वाइंट प्रोमिसर्स के लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिलके उस परफॉर्मेंस का, उस कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस क्लेम करेंगे, ये उनका राइट है। सो इसीलिए इसका हेडिंग दिया हुआ है डिवोल्यूशन ऑफ ज्वाइंट राइट। तो ज्वाइंट राइट्स है, सबका एक साथ मिलकर परफॉर्मेंस लेने का जो राइट है, कॉन्ट्रेक्चुअल परफॉर्मेंस क्लेम करने का राइट है, उसका सक्सेशन कैसे होगा वो सेक्शन 45 बताता है। बट दिस सेक्शन, अगेन दिस सेक्शन 45 इज सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज अनलेस अ कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स, या पार्टीज कुछ उल्टा इंटेंशन पार्टीज का था, या पार्टीज ने कुछ ऐसा इसके विपरीत एग्री किया हुआ था कि नहीं, कि अगर 3 ज्वाइंट प्रोमिसेस हैं बी सी डी, कोई एक मर जाता है तो उसका राइट खत्म हो जाएगा, फिर बाकी तो लोग ही सिर्फ परफॉर्मेंस क्लेम करेंगे। उन्होंने पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली ऐसा एग्री किया है, या उनका इंटेंशन क्लियर है कि ऐसा ही होगा, उस सिचुएशन में क्या होगा, वो ही रूल फॉलो होगा कि एक प्रोमिसी मर जाता है तो उसका राइट खत्म हो जाएगा, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि पार्टीज ने ऐसा एग्री किया है। बट इफ द पार्टीज हैव नॉट एग्रीड, सो पार्टीज ने ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं किया, नहीं उनका कोई ऐसा इंटेंशन है, तब ये जनरल रूल जो सेक्शन 45 में दिया हुआ है वही फॉलो होगा, दैट इवन इफ वन ऑफ द प्रोमिसी डाइज बिफोर एक्सेप्टिंग द परफॉर्मेंस, हिज राइट डज नॉट कम टू एन एंड, हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल सब्सटीट्यूट हिम अलॉन्ग विथ ऑल द ज्वाइंट प्रोमिसी, और वो सब मिल करके इसका परफॉर्मेंस क्लेम करेंगे। तो ये हुआ सेक्शन 45। तो ये सेक्शन 42 टू 45, सेक्शन 42 टू 45 ये ज्वाइंट
प्रॉमिस की बात करते हैं, ग्रुप ऑफ सेक्शन है 42 to 45 ज्वाइंट प्रॉमिस की बात करते हैं कि कहता है कि द लाइबिलिटी इज ज्वाइंट, सबकी मिल की लाइबिलिटी है और सेवरल लाइबिलिटी है, इंडिविजुअल लाइबिलिटी भी कोई अपनी लाइबिलिटी को ज्वाइंट डिनाई नहीं कर सकता है। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ सेक्शन इज सेक्शन 46 to section 50। Section 46 to section 50 basically deals with the time and place of performance. 46, 47, 48, 49, 50, these 5 sections deal with time and place of performance कि किस जगह पे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाएगा, कितने बजे किया जाएगा, किस समय में किया जाएगा, यूजुअल बिजनेस आवर्स में किया जाएगा या उसके बाद किया जाएगा, किस जगह पे क्लेम किया जाएगा, कितने समय के अंदर क्लेम किया जाएगा, व्हाट विल बी द रीजनेबल टाइम के अंदर किसको रिक्वेस्ट करना है परफॉर्मेंस देने के लिए या लेने के लिए, प्रोमिसर और promisee, all these laws have been laid down under section 46 to 50 that we will discuss in our next lecture. So please be prepared with section 46, 47, 48, 49 and 50 time and place of performance. Thank you.